नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह। आज हम लोग रीतिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा, भक्ति काव्य, इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोगों ने हल किया है। और लगभग वही सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने हल किए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। आज हम लोग रीतिकालीन हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस को हल करेंगे और ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपनी विषय वस्तु पे आते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। अब यहाँ देखिए, प्रश्न ध्यान देने योग्य है। ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाएगा। पहला, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक कुछ लोग चिंतामणि को मानते हैं और कुछ विद्वान केशवदास को भी मानते हैं। तो यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से पूछा गया है। तो कालक्रम के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक हैं कृपा राम। पहले का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की समय सीमा क्या है। तो रीतिकाल की समय सीमा है सन 1643 से 1843 ईस्वी। दूसरे का क ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऑप्शन पे थोड़ा हमें संदेह है, बाद में हम लोग इसको क्लियर करेंगे, लेकिन इस बुक के अनुसार यही ऑप्शन इसका सही दिया है। रीतिकाल का 1643 से सन 1843 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है पहला केशवदास को, या कृपा राम को, चिंतामणि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है तीसरा का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। केशवदास को डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। चौथे का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है। अब रीतिकाल की जो परंपरा है किस कवि से शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पांचवा का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि के द्वारा रीतिकाल की काव्य परंपरा आरंभ मानी जाती है। और ये किसने माना है चिंतामणि के द्वारा रीतिकाल का प्रारंभ। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। तो छठवां का जो ऑप्शन सही है, पहला दिया है काव्यालंकार, दूसरा दिया है वृत्त रत्नाकर और शिवराज भूषण, तीसरा है कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर जो है कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका जो है ग ऑप्शन छठवां का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है नाम विशेष, ख पद्धति विशेष, ग सिद्धांत विशेष, या घ काव्य रूप। तो सातवां का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति का शब्द है पद्धति विशेष, किसी परिपाटी या नियम पे चलना। पद्धति होगा रीति शब्द का सामान्य अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो हम लोगों ने ऊपर भी जाना है, रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि के द्वारा होता है और चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा आठवां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि को आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है। अब जो काल विभाजन में विभिन्न कवियों ने अपने अपने मत के अनुसार काल विभाजन किया है, तो यहाँ पे पूछा गया है शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क सही हो जाएगा। सन 1700 से 1900 तक को शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। नौवां का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है। तो श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख रीति युग। श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को रीति युग कहा है। ख 10वां का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का क्या समय निर्धारित किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ग हो जाएगा। सन 1700 से 19 ईस्वी तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल का नाम किसने दिया है? किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है गणपति चंद्रगुप्त, दूसरा रामचंद्र शुक्ल रसाल, तीसरे पद्म सिंह शर्मा, चौथा मिश्र बंधु। तो 12वां का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है। इस क्वेश्चन में भी हमें संदेह लग रहा है, इसमें आंसर तो गणपति चंद्रगुप्त दिया है, लेकिन इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। इसका आंसर हमें रामाशंकर शुक्ल रसाल मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर भी दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट करके अपने अपने स्तर पे ढूंढिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। 13 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रियर्सन ने जो है अपने इतिहास को कई भागों में विभक्त किया है, तो इसका जो 7वां भाग है उसका उन्होंने क्या नाम दिया है, ऐसा पूछा गया है। तो जो 14वां का सही हो जाएगा ख। ग्रियर्सन ने अपने 7वें अध्याय का नाम रीति काव्य दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल, तो हाँ यहाँ पे रामाशंकर शुक्ल रसाल देखिए फिर दिया है। तो रीतिकाल को रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है, तो यहाँ पे ग हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा क्लियर होता है कि रीतिकाल को अपकर्ष काल गणपति चंद्रगुप्त ने ही कहा है। ये क्वेश्चन सही है, और रामाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे क्या कहा है? कलाकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य या रीति काव्य? अब किसको दरबारी काव्य कहा जाता है? तो रीतिकाल में ही ऐसा होता था कि जो कवि होते थे वो राजाओं के आश्रित होते थे और दरबारी कवि बन के रह जाते थे, उन राजाओं की ही प्रशंसा किया करते थे, तो इसी कारण इसको दरबारी काव्य कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन रीति काव्य। रीति काव्य को दरबारी, रीतिकाल में रीति काव्य को दरबारी काव्य कहा जाता है। 16 का घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? तो रीतिकाल की जो सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। रीतिकाल में जो कवि हुआ करते थे वो राजाओं के आश्रित थे, उन्हीं का गुणगान किया करते थे, जहां उन्हें मान सम्मान दिया जाता था दरबारों में, और वो राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिकता का वर्णन किया करते थे, राजा उनके ऊपर प्रसन्न होते थे। तो इसमें जो 17 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति जो है श्रृंगारिकता ही थी। 18वां क्वेश्चन देखिए, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वो क्या कहलाते हैं? तो 18वां का जो हो जाएगा शास्त्रीय ढंग पे, जिन्होंने नियम के अनुरूप जो काव्य लक्षण उदाहरण देकर अपनी रचनाएं की हैं वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, जो रीति के अनुसार चलते हैं, नियमों के अनुसार। तो 18 का क हो जाएगा। रीतिकाल में कितने प्रकार के कवि थे? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रीतिबद्ध कवि वे कवि कहे जाते थे जो शास्त्रीय ढंग पे लक्षण एवं उदाहरण दे के जो नियम कानून होते हैं उसी के अनुरूप अपनी रचनाएं करते थे। और दूसरा आता है रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि वे कवि होते थे जो नियमों को जानते थे लेकिन उनके अनुसार रचना नहीं करते थे, तो ऐसे कवि को रीति सिद्ध कवि कहे, जो सब कुछ जानते थे लेकिन एक नियम में बंधे नहीं होते थे, तो ये कहते हैं रीति सिद्ध कवि, जैसे कि बिहारी हैं। इसके बाद आते हैं रीति मुक्त कवि, जो नियम, परिपाटी, छंदों, ये सब जो काव्य के उदाहरण लक्षण हैं इन सभी से मुक्त थे और जो उनके मन में आता था, जैसे आता था उसकी रचना वो अपने हिसाब से करते थे, तो इन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है? तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीति ग्रंथकार व अन्य कवि के भाग में बांटा है। 20वां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने इसे 2 भागों में बांटा है, और किन 2 भागों में? पहला, एक इन्होंने रीति ग्रंथकार के कवियों की एक श्रेणी विभाजित की, और दूसरी श्रेणी इन्होंने अन्य कवियों की रख दी। जो ग्रंथकार के रचयिता थे उनको इन्होंने एक तरफ रखा और बाकी कवियों को एक तरफ। 20वां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकालीन काव्य की भाषा क्या है? तो रीतिकाल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला दिया है अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज भाषा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ। रीतिकाल में कवि जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। रीतिकाल में आए रीति शब्द का, देखिए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। रीतिकाल में आए रीति शब्द का अर्थ क्या है? अब रीतिकाल में जो रीति शब्द प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला प्रतीक योजना, ख काव्यांग विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति के लिए, तीसरा सिद्धांत विशेष काव्यात्मा के लिए, चौथा दिया है परंपरा अनुसार कवियों को वर्गीकृत करने की ही रीति कहते हैं। तो इसका जो 22वां का सही हो जाएगा ख। काव्यांग विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति के लिए रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक कालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? फिर से क्वेश्चन हम लोग रिपीट करते हैं। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? तो 23वां का जो होगा ग ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया गया है, खंड काव्य, महाकाव्य, वीर काव्य या काव्य निरूपक ग्रंथ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा घ ऑप्शन हो जाएगा। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग निरूपक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त कृत रस मंजरी रही? अब जो भानुदत्त ने अपनी रचना रस मंजरी लिखी है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग। जो भानुदत्त की जो रस मंजरी है, श्रृंगार एवं नायक नायिका के भेद से संबंधित ग्रंथ है। 25वां का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? जो रीतिकाल के प्रणेता हैं डॉक्टर नागेंद्र, उनको किस प्रकार का आचार्य मानते हैं? 26वां का जो सही ऑप्शन होगा क हो जाएगा, कवि एवं शिक्षक आचार्य। 26 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के छोर हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? 27वां क्वेश्चन देखिए, फिर से हम लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के 2 छोर हैं, ऐसा किस विद्वान ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख, विश्वनाथ त्रिपाठी का यह कथन है। 27 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य, सूफी साहित्य से प्रभावित है? फारसी साहित्य मतलब देखिए फिर यहाँ पे दिया है सूफी साहित्य। रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा सूफी साहित्य से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है रीति सिद्ध, दूसरा रीति मुक्त, तीसरा रीतिबद्ध रीति सिद्ध दोनों, या चौथा रीतिबद्ध। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, रीति मुक्त काव्य धारा जो है सूफी साहित्य से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है?
रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति थी सिंगारिकता थी। तो इसमें दिया इसका आंसर ब्रज भाषा का विकास के लिए। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो रीतिकाल में जो है ब्रज भाषा का विकास अधिक होता है, इसीलिए इसे इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। 29वां का क ऑप्शन सही होगा इस बुक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? तो रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? पहला दिया है जीवन निरपेक्षता, ख दिया है चमत्कार प्रियता, तीसरा दिया है रसिक दरबारी जीवन, ख उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जीवन की निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन, ये सारे रीतिकाल के जो है पतन के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति क्या रही थी? इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला दिया है परकीय प्रेम की, दूसरा दिया है ग्राहस्थिक प्रेम, तीसरा काल्पनिक प्रेम, चौथा दिया है घ सूक्ष्म और शरीरी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा घ हो जाएगा, सूक्ष्म और शरीरी। 31 का घ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? अब यहाँ देखिए जो दिया है उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो पहला दिया है रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। गलत, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो रीतिकालीन कवि जो हैं केवल राजाओं के दरबार में ही रहा करते थे और उनसे संबंधित उनको खुश करने के लिए ही रचना किया करते थे। तो सामाजिक जीवन से उनका जो है नाता दूर दूर तक नहीं था, वो समाज में नहीं रहते थे, ना सामाजिक जीवन के बारे में वो अपनी रचनाएं करते थे। 32 का क गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी। ये सही है। रीतिकालीन काव्य ग्रंथ का प्रधान रस श्रृंगार था। ये भी सही है। रीति कवियों में राजाश्रय की प्रवृत्ति थी। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो पहला ही होगा वो सही होगा, क्योंकि रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रीतिकालीन कवियों ने सामाजिक जीवन से दूरी बनाए रखा था, राजाओं के खुश करने तक ही वो सीमित रहे तथा सिंगारिकता का वर्णन करते रहे राजाओं को प्रसन्न करने के लिए। तो 32 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां। रीति काल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी? तो पहला दिया है गौरवपूर्ण, दूसरा दिया है अत्यंत दयनीय, तीसरा दिया है विकासमान, चौथा दिया है सामान्य एवं सहज। तो 33वां रीतिकाल में सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी? आप लोग समझ सकते हैं कि जब कवि जो है केवल दरबार में ही रहा करते थे, राजाओं को खुश करने के लिए ही काव्य रचना किया करते थे, समाज से उनका कोई सरोकार नहीं था, तो उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति क्या होगी? दयनीय होगी। जहां पे कवि जो है समाज के प्रश्न को ही न उठाए तो वहां पे उसकी स्थिति, साहित्य की स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति दयनीय अवस्था में रही। 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया है सर्वांग निरूपक कवि कौन से नहीं है, उनके इसके बारे में बताना है। 34वां का ऑप्शन दिया है चिंतामणि, ख कुलपति मिश्र, ग घनानंद, चौथा घ देव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ग हो जाएगा, घनानंद सर्वांग निरूपक कवि नहीं है। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कवि के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कौन से कवि रीतिबद्ध नहीं है। ऑप्शन दिया है नेवाज, ख सेनापति, ग दूल्ह, घ रसनिधि। तो जो दूल्ह हैं ये रीतिबद्ध कवि नहीं है। 35 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? तो 36वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ। रीतिकाल में कवि चिंतामणि का नाम
मणि माल था। 36 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया है? सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, पिंगल निरूपक, ऐसा विभाजन किसने किया है? तो 37वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रीतिकालीन कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो रीतिकालीन कवियों को विभाजित किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, 3 भागों में विभाजित किया गया है रीतिकालीन कवियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला जाता है। वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है, देखिए ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र बंधु। तो यहाँ जो यह कथन है यह रामचंद्र शुक्ल का है। 39 का क, रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? पहला ऑप्शन दिया है केशव दास, दूसरा बिहारी, तीसरे नेवाज, चौथा भिखारी दास। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ख हो जाएगा। बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य परंपरा के प्रधान कवि हैं। 40वां का ख।